हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू यूजीसी नेट मेंटर। आई होप यू आर डूइंग वेल गाइस। आज का लेक्चर काफी स्पेशल रहने वाला है बिकॉज आज की इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे हम इज इंडियन इकोनॉमी इन डेंजर। इंडिया में जो लो ग्रोथ और हाई इन्फ्लेशन की प्रॉब्लम चल रही है इसके बारे में बात करने वाले हैं हम। बेरोजगारी, महंगाई, इसके प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से समझेंगे कि क्या एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या है और किस तरीके से इसको सॉल्व किया जा सकता है। एंड गाइज आज की इस वीडियो को देखने के बाद डेफिनेटली आपको एक नॉलेज तो आपको मिलेगी, साथ में एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफी इंपॉर्टेंट क्लास रहने वाली है बिकॉज मैं आपको बताऊंगा कि एग्जाम में किस तरीके से यहाँ से इन टॉपिक्स के ऊपर क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास। एंड गाइज मेक श्योर कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आपको अपकमिंग वीडियोस के सभी नोटिफिकेशन मिलते रहें। गाइज इससे पहले मैं बता दूं आपको, यूजीसी नेट के लिए हमने करंट अफेयर्स जो है कवर कर दिए हैं ऑलरेडी और अपकमिंग डेज में और करंट अफेयर्स की सीरीज लेक्चर्स आने वाले हैं। सो मेक श्योर कि आप इन लेक्चर्स को देख लेना। इनके लिंक भी मैं आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा। देखो गाइज, सबसे पहले तो आपको यह समझने की जरूरत है कि इंडिया में इन्फ्लेशन जो कि महंगाई है उसका जो मेन कंट्रोल करने का जो मेन काम रोल होता है वो आरबीआई का होता है, जो हमारी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। थ्रू मॉनेटरी पॉलिसी कि मनी फ्लो कितना बढ़ाना है कितना घटाना है वो आरबीआई देखती है। और जो जीडीपी का मेन अपना रोल प्ले करती है वो करती है सेंट्रल गवर्नमेंट। अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि केवल सेंट्रल गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है, इसमें आरबीआई का भी हाथ होता है। और ऐसे ही इन्फ्लेशन में जो मेन रोल है वो आरबीआई का है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ आरबीआई ही रिस्पॉन्सिबल है, इसमें गवर्नमेंट भी रिस्पॉन्सिबल होती है। तो कहने का मतलब है कि जो इन्फ्लेशन है वो आरबीआई देखती है, मेन इसका रोल रहता है। और जीडीपी जो रहती है मतलब ग्रोथ रेट जो हमारा इंडिया का रहता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथों में रहता है। तो हम दोनों के बारे में समझेंगे, देखेंगे कि दोनों किस तरीके से काम कर रहे हैं और क्या कुछ इस टाइम पर एट प्रेजेंट चल रहा है। ये इंडिया की ग्रोथ फोरकास्ट है, दिस इज द ऑफिशियल डेटा। आप इसको मैच कर सकते हैं ऑफिशियल जो गवर्नमेंट डेटा की तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से आया हुआ डेटा है गाइस। यहाँ पे आप देखेंगे कि जो यहाँ पर ग्रोथ है इंडिया की, जो क्वार्टरली ग्रोथ रेट रहता है वो दिन पर दिन कम होता जा रहा है। और जो फोर्थ क्वार्टर का ग्रोथ रेट प्रोजेक्शन है वो 4.1 तक पहुंच गया है। तो इतना लोएस्ट ग्रोथ पे जाना ये क्यों हो रहा है, ऐसा क्या रीजन है, और हम आगे भी डिस्कस करेंगे गाइस कि इसमें मेन जो इसके पीछे रीजन है वो क्या है। गाइस इंडिया जो है इस टाइम पर एट प्रेजेंट डुअल प्रॉब्लम फेस कर रही है। एक तो आपका लो ग्रोथ है जिसमें जीडीपी ग्रोथ जो है वो धीरे धीरे कम होती जा रही है, और हाई इन्फ्लेशन है। इन्फ्लेशन मतलब महंगाई, महंगाई की जो दर है वो दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। गाइस यहाँ पर ध्यान से सुनना कि हाई डिमांड और लो सप्लाई इज द मेन रीजन ऑफ इन्फ्लेशन। यहाँ पर देखो इंडिया में अगर हम बात करें इंडिया की, तो यहाँ पर इंडिया में यहाँ पर पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है। अगर हम बात करें इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन तो डिमांड काफी ज्यादा है और दिन पर दिन ये बढ़ती ही जा रही है। ऐसा तो है नहीं कि इसको कंट्रोल कर लेंगे आप, दिन पर दिन डिमांड बढ़ती जा रही है। प्रॉब्लम आ रही है सप्लाई की वजह से। सप्लाई अगर कम हुई तो डेफिनेटली गारंटी है कि इन्फ्लेशन बढ़ेगा ही बढ़ेगा। और सप्लाई क्यों कम हो रही है? बिकॉज रशिया और यूक्रेन का वॉर चल रहा है। अब ये वॉर कब तक चलेगा हमें भी नहीं पता, कुछ नहीं कह सकते इसके बारे में। रशिया हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट कंट्री रही है स्टार्टिंग से ही, हमेशा से ही, बिकॉज इंडिया बहुत कुछ इंपोर्ट करता है रशिया से। रशिया से मशीनरी आती है, न्यूक्लियर रिएक्टर्स आते हैं, बॉयलर्स आते हैं, आयरन एंड स्टील आता है, क्रूड ऑयल आता है सबसे इंपॉर्टेंट, और भी बहुत कुछ आता है। ये मैंने इंपॉर्टेंट यहाँ पर जो आइटम्स है उनको डाला हुआ है। तो आप देख सकते हैं कि रशिया से इन चीजों का जो एक्सपोर्ट होता था इंडिया में हम लोग इंपोर्ट करते थे, ये नहीं हो पा रहा है इस टाइम पर। और चाइना में भी आप देख रहे होंगे कि लॉकडाउन चल रहा है ड्यू टू कोविड-19। ये पहले भी इन्होंने किया था, दोबारा से इनका स्टार्ट हो गया कोविड और दोबारा से प्रॉब्लम स्टार्ट हो चुकी है। तो चाइना में लॉकडाउन लग चुका है दोबारा से। अब गाइस इंडिया जो है चाइना से भी बहुत ही बड़े लेवल पे इंपोर्ट करता है। तो चाइना से इलेक्ट्रिकल सामान आते हैं, आपको पता होगा वीवो, ओप्पो और वन प्लस और हमारा रेडमी, शाओमी, सारे चाइना के ही प्रोडक्ट हैं। तो इलेक्ट्रिकल हम लोग चीजें बहुत ज्यादा मंगाते हैं वहां से। ये तो मैंने आपको मेन चीजें बताई हैं। ऐसे जब आप अंदर से डीपली देखेंगे तो ऐसे बहुत सारे सामान है जो कि चाइना से आते हैं। मैकेनिकल मशीनरी वगैरह हो गया, और इसके अलावा केमिकल दैट आर इंटरमीडिएट इंपोर्ट्स यूज बाय इंडस्ट्रीज। इंडस्ट्री जो यूज करते हैं उनके लिए रॉ मटेरियल होता है केमिकल्स, वो भी चाइना से हम लोग इंपोर्ट करते हैं। वो भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंसा हुआ है, नहीं आ पा रहा है। एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स, जो दवाई बनाने के सामान होते हैं, रॉ मटेरियल होता है। देखो जो दवा बनती है हमारे यहाँ पर, हम लोग दवा बनाते हैं, लेकिन दवा बनाने के लिए जो कच्चा माल होता है, जो रॉ मटेरियल होता है, वो हम चाइना से इंपोर्ट करते हैं। और 2020 के बाद से तो हमने मेडिकल सप्लाईज भी इंडिया चाइना से बहुत बड़े लेवल पे इंपोर्ट करी हैं, जो कि अब इस टाइम पर बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो चुकी है ड्यू टू कोविड लॉकडाउन, जो कि चाइना में दोबारा से लग चुका है, आपने न्यूज में देखा भी होगा। तो गाइज यहाँ पर जो इन्फ्लेशन की प्रॉब्लम है, इस वजह से इन सब चीजों की वजह से इन्फ्लेशन की प्रॉब्लम जो है इंडिया को फेस करनी पड़ रही है। और जो ग्रोथ रेट है उसको कैसे बढ़ाया जाए? देखो ग्रोथ बढ़ाने का सबसे आसान तरीका ये होता है कि आप जो आपका बैंक का रेट होता है ना, लोन का जो रेट होता है उसको कम कर दो। उसे कम कर दोगे तो क्या हो जाएगा?
लोन का रेट कम करने से हो जाएगा कि ज्यादा लोग लोन लेने जाएंगे, क्योंकि लोन सस्ता हो गया है, लोन पहले से चीपर हो गया है, लोन सस्ता मिलेगा तो लोग ज्यादा लोग वहां से पैसे उठाएंगे और अपना इन्वेस्टमेंट करेंगे, अपना बिजनेस स्टार्ट करेंगे, कार परचेज करेंगे। कहने का मतलब है डिमांड को इंक्रीज कर दोगे, डिमांड इंक्रीज हो जाएगी तो प्रोड्यूसर भी ज्यादा प्रोडक्शन करना स्टार्ट करेंगे। लेकिन एक्चुअल में ऐसा हम कर नहीं सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि इन्फ्लेशन की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है। डिमांड अगर हम बढ़ाएंगे तो फिर दोबारा से इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा। समझ रहे हैं आप लोग? तो यहाँ पर इंडियन जो गवर्नमेंट है और आरबीआई वो फंस चुकी है और डुअल प्रॉब्लम एक साथ हम लोग फेस कर रहे हैं कि अगर हम इन्फ्लेशन को कम करना चाहते हैं तो आपको लोन के रेट बढ़ाने पड़ेंगे। लोन का रेट बढ़ाना पड़ेगा क्योंकि आप नहीं चाहते कि ज्यादा लोग यहाँ पर लोन लेने आए, क्योंकि हमें मनी सप्लाई को रोकना है। जब लोगों के हाथ में पैसे नहीं पहुंचेंगे, नहीं होगा, लोगों के हाथ में पैसे नहीं होंगे तो लोग डिमांड भी नहीं करेंगे, डिमांड कम हो जाएगी तो इन्फ्लेशन की प्रॉब्लम से हम बच जाएंगे। तो एक तरफ तो हम ये चाहते हैं कि महंगाई को हम कम करें इस तरीके से, और अभी एक्चुअल में हुआ भी ऐसा ही है। आरबीआई ने जो रेपो रेट होता है उसको बढ़ा दिया है, मतलब लोन को महंगा कर दिया है। मैं आपको बताऊंगा अभी थोड़ी देर में आगे। गाइज यहाँ पर अगर हम इसका उल्टा देखें कि हमें ग्रोथ रेट को अच्छा करना है तो इसके लिए हमें लोन को सस्ता करना पड़ेगा। सस्ता करोगे तभी ग्रोथ को हम बूस्ट कर सकते हैं, क्योंकि जब ज्यादा लोग इन्वेस्टमेंट करेंगे क्योंकि लोन सस्ता हो जाता है। तो गाइज यहाँ पर दोनों तरफ से प्रॉब्लम है, एक तरफ हमें महंगाई भी कम करनी है और एक तरफ हमें ग्रोथ रेट को भी बढ़ाना है। तो डुअल प्रॉब्लम को है इंडिया फेस कर रही है। आपने देखा होगा कि न्यूज में कि इंडिया 77.81 जो इंडियन रुपीज है वो पहुंच चुका है यूएस डॉलर के कंपैरिजन में। ये मतलब अब तक का हाईएस्ट वैल्यू बता रहा हूं मैं। इससे पहले जब मैं अभी ग्रेजुएशन में था तब तो ये 50-55 के आसपास चल रहा था। मेरे देखते देखते इतना इस लेवल तक पहुंच चुका है। अब गाइस यहाँ पर जो ये इंडियन रुपीज में जो डॉलर बढ़ रहा है दिन पर दिन, वो क्यों बढ़ रहा है? इसका रीजन ये कि इंडिया ने एक्सपोर्ट पे बैन लगा दिया है। अब इंडिया के मतलब सभी एक्सपोर्ट पे बैन नहीं लगा है, कुछ प्रोडक्ट पे बैन लगा है। जैसे व्हीट क्रॉप है, गेहूं पे इंडिया ने बैन लगा दिया है। और इसके बाद अभी 1 जून से इंडिया ने शुगर जो चीनी होती है इसके एक्सपोर्ट पर भी बैन रिस्ट्रिक्शन लगा दी है। तो गाइज ये क्यों किया गया, इसके पीछे का रीजन जानेंगे हम। पहले मैं बता दूं कि यहाँ पर मैं क्यों बता रहा हूँ कि एक्सपोर्ट जरूरी है इस चीज को ठीक करने के लिए। क्योंकि जब हम एक्सपोर्ट करते हैं तो तो हमें बदले में हमें पेमेंट मिलती है इन टर्म्स ऑफ डॉलर, और डॉलर की सप्लाई बढ़ जाती है। इंडिया में जब डॉलर की सप्लाई बढ़ जाएगी तो हमें पता है डिमांड एंड सप्लाई वाले शेड्यूल से कि जब सप्लाई बढ़ जाती है तो रेट कम हो जाते हैं। तो रेट जो बढ़ रहा है वो कम हो जाएगा। तो रेट तब कम होगा जब हम एक्सपोर्ट ज्यादा करेंगे और बदले में डॉलर रिसीव करेंगे। तो डॉलर जितने ज्यादा रिसीव होंगे हमें, इस रेट को हम कम कर सकते हैं। तो गाइज अब इंडिया यहाँ पर गेहूं की जो फसल है वो इतना बहुत अच्छे से नहीं हो पाई, बिकॉज आपको पता है गर्मी बहुत ज्यादा थी। इस साल गर्मी हद से ज्यादा थी, मानसून उस लेवल का नहीं रहा है। और अभी मानसून इंडिया में अभी भी कुछ आपने देखा होगा कि जून का महीना चल रहा है, अभी भी बिल्कुल भी बारिश देखने को नहीं मिल रही है और हीट वेव पे हीट वेव आ रही है। तो इसमें जो हमारी वीट की फसल है, जो गेहूं की फसल है, वो बहुत नुकसान पहुंचा है उसको। अब बहुत बड़े लेवल का नुकसान तो नहीं पहुंचा है, लेकिन द थिंग इज की नुकसान पहुंचा है। अब इंडिया ने इसके ऊपर इसलिए बैन और लगा दिया, आई मीन रिस्ट्रिक्शंस इंपोज कर दी, बिकॉज इंडिया को खुद के अपने लोगों का ध्यान रखना है। अगर हम सारे का सारा गेहूं एक्सपोर्ट कर देंगे तो इंडिया के जो लोग हैं वो क्या खाएंगे? और जो इंडिया की नेबरिंग कंट्रीज है जैसे श्रीलंका है, आपको पता है श्रीलंका की हालत बहुत खराब चल रही है और उनकी फाइनेंशियल कंडीशन भी खराब चल रही है और वहां पर प्रोडक्शन भी नहीं हो पा रहा है तरीके से। तो अगर हमारे नेबरिंग कंट्रीज हमसे हेल्प मांगेगी तो उनकी हेल्प हम कहां से करेंगे? क्योंकि हमें अपने पड़ोसी का ख्याल रखना होता है ना, जैसे पड़ोसी हमारा ख्याल रखते हैं। तो इंडिया खुद की अपनी डिमांड फुलफिल करने के लिए और श्रीलंका और जो आसपास की कंट्रीज हैं उनका ख्याल रखने के लिए इंडिया ने बोला है कि भाई हम एक्सपोर्ट नहीं करेंगे अभी बाकी जो यूरोपियन कंट्रीज हैं, बाहर के देश की जो कंट्रीज हैं। और इसके अलावा अब यहाँ पर शुगर का इसलिए एक्सपोर्ट कम कर दिया गया है बिकॉज इंडियन गवर्नमेंट प्लान कर रही है कि जो हम लोग ऑयल इंपोर्ट करते हैं उस ऑयल को हम सब्सटीट्यूट कर सकें, उस ऑयल के बदले हम एथेनॉल यूज कर सकें। गाइज एथेनॉल आपको नहीं पता होगा, अब मैं बता दूं इसमें जो गन्ना हम लोग उगाते हैं, जो हम लोग शुगर कैन उगाते हैं, उसका यूज करके हम लोग एथेनॉल बना सकते हैं और एथेनॉल को एज ए फ्यूल यूज किया जा सकता है। फ्यूल एज ए कार में और जो भी हम व्हीकल चलाते हैं उनमें एज ए फ्यूल यूज किया जा सकता है। तो 20% या 30% पेट्रोल और प्लस एथेनॉल मिला करके हम एज ए फ्यूल यूज कर सकते हैं। तो इंडियन गवर्नमेंट इसके लिए प्लान कर रही है और इस साल इंडियन गवर्नमेंट इसके लिए बहुत ही स्पीड से काम करेगी, बिकॉज इंडिया ने ऑलरेडी बता दिया है कि हम शुगर एक्सपोर्ट नहीं करेंगे। ऑलरेडी जो चीनी हमारे पास रखी है उसको हम खुद खाएंगे इस साल, और जो गन्ना उगेगा उस गन्ने को एथेनॉल बनाने में यूज किया जाएगा, ताकि जितने भी देश है जहां से हम लोग ऑयल मंगाते हैं उनको हम वहां से मंगाना बंद कर सकें। मतलब एक आप मोदी जी कहते हैं ना कि हमें आत्मनिर्भर बनना है, तो आत्मनिर्भर बनने वाली जो बात है ऑयल को लेकर के, फ्यूल को लेकर के, वो सच में कहीं ना कहीं फ्यूचर में कहीं ना कहीं कुछ हद तक तो बहुत ही हम लोग अचीव करने की कोशिश कर रहे हैं और डेफिनेटली काफी इस पर असर भी पड़ेगा, आई मीन पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ेगा इन चीजों पर। इंडिया जो है बिगेस्ट प्रोड्यूसर है शुगर का
और शुगर अगर हम लोग एक्सपोर्ट नहीं करेंगे तो आप समझ सकते हैं कि बाकी जो देश हैं, जो हमारी अर्थ है, उसका क्या हाल होने वाला है, जो ग्लोब है, जो बाकी कंट्रीज हैं, क्योंकि इंडिया बहुत बड़ा एक्सपोर्टर है, प्रोड्यूसर है, सॉरी, जो बिगेस्ट एक्सपोर्टर है वो ब्राजील है, सेकंड बिगेस्ट एक्सपोर्टर जो है वो ब्राजील है। तो ब्राजील तो करेगा ही करेगा, लेकिन इंडिया इस बार एक्सपोर्ट ना करने के मूड में, बिकॉज हमें एथेनॉल बनाना है। अब हम अगर इसको भी एक्सपोर्ट नहीं करेंगे तो दोबारा से हमें डॉलर रिसीव नहीं होंगे, और डॉलर रिसीव नहीं होंगे तो दोबारा से रेट बढ़ जाएगा। तो फ्यूचर में हमें इस रेट में और इजाफा देखने को मिल सकता है। ये कोई बड़ी बात नहीं कि एक डॉलर आपका 80 का और 85 तक पहुंच जाए। गाइस लिख लो मेरी बात कहीं पर, मैं सच बता रहा हूं कि डॉलर जो है वो 80-85 तक पहुंच जाए, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अगर हम बात करें अनएम्प्लॉयमेंट रेट की, तो इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट रेट भी काफी स्पीड से बढ़ रहा है। एक नॉर्मल जो रेट होता है अनएम्प्लॉयमेंट का 2 से 3% माना जाता है, लेकिन इंडिया में 6 से 7% का अनएम्प्लॉयमेंट रेट है। जो कोविड-19 की वजह से तो प्रॉब्लम हुई ही है, इससे पहले हम लोग डिमोनेटाइजेशन और जीएसटी की वजह से परेशान थे। देखो ये एक ऐसी चीजें थी जिसकी वजह से प्रोडक्शन कम हुआ है। नो डाउट, अगर आप इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट हैं तो आपको पता होगा कि प्रोडक्शन कम हुआ है, और प्रोडक्शन कम होने की वजह से अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है वो हाई हो गया है। तो एक तो इसकी प्रॉब्लम थी, जैसे ही उससे हम लोग उभरे कोविड-19 आ गया, और वो जो इम्पैक्ट उसका अभी तक हमें देखने को मिल रहा है। तो ये जो बड़ी बड़ी प्रॉब्लम है, इसको कैसे ठीक किया जा सकता है, अनएम्प्लॉयमेंट के रेट को कैसे ठीक कर सकते हैं हम लोग। गाइस यहाँ पे देख सकते हैं, दिस इज द 2022 का करंट रेट मैं आपको दिखा रहा हूँ। इसको ठीक कर सकते हैं इंडियन गवर्नमेंट जब इंफ्रास्ट्रक्चर में जब इन्वेस्ट करेगी। जैसे एग्जांपल के तौर पे जब एक हाईवे बनता है, तो हाईवे में जो लोग हाईवे बनाते हैं उनको डायरेक्टली जॉब मिल जाती है। जो टोल पे बैठते हैं ना, जो टोल टैक्स वसूलते हैं, उनको डायरेक्ट जॉब मिल जाती है। लेकिन इनडायरेक्ट जॉब भी बहुत मिलती है। जैसे रोड बन जाएगा, हाईवे बन जाएगा, तो लोग अपना खुद का ऑटो चलाना स्टार्ट कर सकते हैं, अपना खुद का ई रिक्शा चलाना स्टार्ट कर सकते हैं वहां पर। तो ये इनडायरेक्ट जॉब भी बहुत मिलती है लोगों को। प्लस लोग रेडी लगाना स्टार्ट कर देते हैं, रेडी हो गया, और छोटी मोटी दुकानें खुल जाती हैं आसपास हाईवे के। तो इनडायरेक्ट तरीके से भी बहुत ही बड़े लेवल पे इंप्लॉयमेंट जनरेशन होता है। तो गवर्नमेंट को ज्यादा से ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्च करना चाहिए। जितना ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्च करेगी गवर्नमेंट, उतना ही ज्यादा बड़े लेवल पे हमें इंप्लॉयमेंट रेट अच्छा देखने को मिल सकता है। इन्फ्लेशन रेट, देखो और भी तरीके हैं इंप्लॉयमेंट रेट को बढ़ाने के। मैं आपको, अगर आप लोग बोलेंगे कि तो मैं आपको इसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा कि अनएम्प्लॉयमेंट को कैसे खत्म करें। मेरे पास बहुत सारे ऐसे आइडियाज हैं जो कि मैं शेयर करना चाहता हूं। अगर आप बोलेंगे तो मैं एक अलग से डेडिकेटेड वीडियो बना करके बता दूंगा कि किस तरीके से अनएम्प्लॉयमेंट रेट को खत्म किया जा सकता है। आई मीन कम कर सकते हैं, खत्म तो नहीं हो सकता, नामुमकिन है, लेकिन कम किया जा सकता है बहुत हद तक। इन्फ्लेशन रेट गाइस इंडिया में बहुत स्पीड से बढ़ चुका है। आपने देखा होगा कि अभी देखो डे टू डे लाइफ में आपको भी पता चल रहा होगा कि महंगाई आ चुकी है, हर चीजें जो है महंगी हो चुकी हैं। आप देखेंगे चाहे गैस का प्राइस हो, चाहे ऑयल का प्राइस हो, इन सभी की के अलावा भी बहुत सारी ऐसी चीजें जिनके रेट बढ़ चुके हैं। देखो इसका सिंपल सा रीजन है रशिया और यूक्रेन वॉर, क्योंकि यहाँ से हम बहुत कुछ ऐसे सामान मंगाते हैं जैसे गैसोलीन वगैरह हो गया, है ना, और आपका क्रूड ऑयल हो गया, प्राइस वगैरह हो गया, जो डीजल हो गया, आई मीन जो भी क्रूड ऑयल है हम वहां से इंपोर्ट करते हैं। तो इसकी वजह से एक यहाँ पर जो राइस देखने को मिला है वो तो होगा ही होगा, क्योंकि सप्लाई बहुत बड़े लेवल पर डिस्टर्ब हुई है। तो अगर फ्यूल के प्राइस बढ़ेंगे तो गाइस डेफिनेटली फूड के प्राइस भी बढ़ेंगे। क्यों? इसका एक बहुत बड़ा रीजन ये है कि गाइस क्योंकि फ्यूल का जो है यूज किया जाता है फूड को ढोने में एज ए ट्रांसपोर्ट। तो अगर जिस ट्रक में फूड जाएगा, खाना जाएगा, फ्रूट्स जाएंगे, व्हीट जाएगा, शुगर जाएगा, गेहूं जाएंगे, ये सब जाएंगे, उस ट्रक को चलाने में फ्यूल लगेगा, पेट्रोल डीजल लगेगा। अगर ट्रक का ट्रांसपोर्टेशन महंगा हो जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है फूड के प्राइस भी महंगे हो जाएंगे। तो और यहाँ पर आपको पता होगा कि फ्यूल को ऐसे यूज करते हैं हम लोग रॉ मटेरियल इनको बनाने में और ट्रांसपोर्ट करने में। तो ऑब्वियस सी बात है कि फूड के प्राइस भी बढ़ जाएंगे, क्योंकि इन सब चीजों से रिलेटेड है। जैसे सभी कंट्री की इकोनॉमी आपस में रिलेटेड है, कनेक्टेड है, ऐसे ही सभी चीजों के प्राइस आपस में कनेक्टेड होते हैं कि अगर प्राइस बढ़ेगा ऑयल का तो फूड का बढ़ेगा तो बाकी चीजों के प्राइस भी बढ़ना स्टार्ट हो जाएंगे। तो ये एक चैन सी बन जाती है, और जिसकी वजह से इंडिया में इन्फ्लेशन रेट बहुत ही बड़े लेवल पे देखने को मिल रहा है। गाइस आपको पता होगा सीपीआई डब्ल्यूपीआई, इसका फुल फॉर्म याद कर लो। ये आपके जो कॉमर्स स्टूडेंट हैं, जो मैनेजमेंट के स्टूडेंट हैं, या फिर जो इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट हैं, स्टैटिस्टिक्स के स्टूडेंट हैं, और जो अदर कैटेगरीज हैं, गाइस इन सभी के लिए ये एग्जाम के पर्पज से काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से डेफिनेटली एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। सीपीआई डब्ल्यूआई की फुल फॉर्म पूछ लेते हैं कई बार एग्जाम में। तो इंडिया में ये दो मेजर है जिसके थ्रू हम लोग जो इन्फ्लेशन उसको मेजर करते हैं। तो गाइस यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो सीपीआई है वो अराउंड 7 पॉइंट समथिंग कुछ पहुंच चुका है, और जब डब्ल्यूपीआई है वो 15 को टच करने वाला है। तो गाइस यहाँ पे दिस इज द ब्लूमबर्ग ऑफिशियल डेटा, और गाइस यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस हद तक हम लोग इन चीजों को फेस कर रहे हैं। इन्फ्लेशन रेट जो है दिन पर दिन बढ़ता ही जा रहा है। तो आप देखेंगे यहाँ पर जो ट्रेंड चल रहा है वो ऊपर की तरफ जा रहा है, ट्रेंड जो है ऊपर की तरफ ही जा रहा है, नीचे तरफ नहीं जा रहा है ये। और गाइस यहाँ पर जो इन्फ्लेशन है, ये जब परसिस्टेंट राइज होता है ना प्राइस में, तब इसी को इन्फ्लेशन कहते हैं हम लोग। तो यहाँ पर देखेंगे कि परसिस्टेंट राइज हो रहा है इन्फ्लेशन में,
और ये जो चीजें हमें देखने को मिल रही है हमारे घर के आसपास मार्केट में। गाइस आरबीआई की जो मॉनेटरी पॉलिसी, अभी इसको हम बोलते हैं एमपीसी, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। पहले गवर्नर जो होते थे आरबीआई के वो खुद डिसाइड करते थे कि रेपो रेट और बैंक रेट क्या रहने वाला है, लेकिन आज के टाइम पर एमपीसी को बना दिया गया है, दैट इज मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। याद कर लो, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने रेज कर दिया रेपो रेट को 50 बेसिस पॉइंट से, मतलब 4.90 हो चुका है। तो मैं आपको बता रहा था कि जो लोन है ना, लोन को महंगा कर दिया है। रेपो रेट क्या होता है, जैसे मैं बता दूं एग्जाम्पल के तौर पर, यहाँ पर आरबीआई, यहाँ पे एसबीआई, यहाँ पे मिस्टर ए है। मिस्टर ए को लोन चाहिए, आरबीआई ने अगर रेपो रेट को बढ़ा दिया, क्योंकि रेपो रेट क्या होता है, जिस रेट पे एसबीआई लोन लेती है आरबीआई से, तो अगर रेपो रेट बढ़ जाएगा तो एसबीआई खुद अपने लोन का रेट बढ़ा देगी। जब मिस्टर ए लोन लेने जाएगा तो उसको महंगा लोन मिलेगा, और इस वजह से जो मिस्टर ए है वो या तो कम लोन लेगा या तो लोन नहीं लेगा। इसका मतलब है कि मार्केट में हम मनी फ्लो होने से रोक रहे हैं, पैसे के फ्लो होने से रोक रहे हैं, और इस वजह से इस तरीके से हम यहाँ पर लोगों को डिमांड करने से रोक रहे हैं, क्योंकि लोगों के पास पैसे नहीं पहुंचेंगे तो लोग डिमांड कम करेंगे, और डिमांड कम हो जाएगी तो इन्फ्लेशन भी कम हो जाएगा। तो इस तरीके से जो है आरबीआई इन्फ्लेशन को कम करने की कोशिश करती है, और आप इस चीज को याद रखें गाइस कि जो यहाँ पे देखो कुछ चीजें इंपॉर्टेंट है, जैसे एमपीसी की फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है, एट प्रेजेंट रेपो रेट क्या है वो इंपॉर्टेंट है। इस तरीके से चीजें आपके एग्जाम में डेफिनेटली यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आई होप आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा, समझ में आया होगा। कुछ भी आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट करके बता सकते हैं, बिकॉज आपको कमेंट सेक्शन से हमें मोटिवेशन मिलती है। और फर्दर अगर आप इस तरीके से कुछ इस तरीके की जो टॉपिक्स हैं इन पर अगर वीडियो लेक्चर्स चाहते हैं तो प्लीज कमेंट करके बता देना। फ्यूचर में भी हम ऐसे लेक्चर्स आपके लिए लेकर आते रहेंगे। गाइस अगर आप यूजीसी नेट जेआरएफ की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप हमारी ऐप इंस्टॉल कर सकते हो, इसका लिंक मैं दे दूंगा इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। यहाँ पे हम आपको एग्जाम टारगेटेड प्रिपरेशन करवा रहे हैं। यूजीसी नेट पेपर 1 अवेलेबल है, कॉमर्स अवेलेबल है, मैनेजमेंट जल्दी अवेलेबल हो जाएगा, और यहाँ पे इसकी फीचर्स लिखे हुए हैं। यहाँ पर मॉक टेस्ट भी रहेंगे, आप प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। लेक्चर जो इंग्लिश और जो लेक्चर्स रहेंगे क्रैश कोर्स में, इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम दोनों में रहेंगे, बायलिंगुअल है, तो कंप्लीटली एग्जाम टारगेटेड क्रैश कोर्स हमारा रहने वाला है। इस ऐप का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में दे दूंगा। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस क्लास, शेयर दिस प्लेटफॉर्म टू ऑल यूजीसी नेट एंड जेआरएफ सेट एस्पिरेंट्स। गाइस मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, टिल देन कीप वाचिंग यूजीसी नेट मेंटर। थैंक यू सो मच।